कांग्रेस सरकार तेलंगाना में 2 और योजनाएं लागू करने के लिए तैयार हो गई है। रेवंत रेड्डी सरकार द्वारा महिलाओं और बुजुर्गों को दी गई नए साल का तोहफा दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार 2 और गारंटी लागू करने को तैयार है। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 6 गारंटियां के कार्यान्वयन के अंतर्गत महालक्ष्मी योजना के चलते महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और चयुता योजना के अंतर्गत आरोग्यश्री योजना को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की गारंटी दी गई है। इसी कार्यान्वित किया गया है। वहीं महालक्ष्मी योजना के तहत हैंड आउट के तौर पर 500 रुपए का गैस सिलेंडर और 4000 रुपए की पेंशन की गारंटी लागू करने की योजना है। इसके लिए गांधी भवन में पीएसी की बैठक हुई है। खबर है कि बैठक में 6 गारंटियों में से आगे की गारंटियों के क्रियान्वयन पे चर्चा हुई है। इस आदेश में कहा गया है दोनों गारंटी को 28 दिसंबर से लागू करने का फैसला किया गया है। इससे महिलाओं और बुजुर्गों का फायदा होगा। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं और सरकार ने हाल ही में 20 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं रवि गुप्ता को तेलंगाना के डीजीपी के रूप में जारी रखते हुए अंजनी कुमार और सीवी आनंद को भी पोस्टिंग दी गई। तेलंगाना में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर जारी है। हाल ही में राज्य सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सरकार ने पूर्व डीजीपी अंजनी कुमार को पोस्टिंग दी है। उन्हें सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं रवि गुप्ता को डीजीपी का पूरा प्रभाव दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार की शाम सीएस शांति कुमारी ने निर्देश दिया है कि राजीव रतन को राज्य सतर्कता और परिवर्तन महानिदेशक के रूप में स्थानांतरित किया गया है। वहीं सीवी आनंद को एसीबी का महानिदेशक और नियुक्त किया गया है। वहीं अभिलाषा बिस्ट को तेलंगाना राज्य पुलिस एकेडमी के निदेशक ने तबादला कर दिया है। वहीं सौम्या मिश्रा का तबादला डीजी जेल के पद पे किया गया है। वहीं सीआईडी ने शिखा गोयल को अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया। आंदोलन के नेता रेशमा हुसैन ने कहा है कि पिछली सरकार आंदोलनकारियों की पहचान करने में विफल रही। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी के आंदोलन की नेता रेशमा हुसैन ने ओयू आर्ट्स कॉलेज में आभार व्यक्त किया है। तेलंगाना सरकार आंदोलनकारों को पहचानेगी और उन्हें उचित प्राथमिकता देगी। रेशमा हुसैन आलोचना करती है कि पिछली सरकार बीआरएस कार्यकर्ताओं की पहचान करने में बुरी तरह विफल रही है। ये जान के बहुत खुशी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले प्रमुख रेवंत रेड्डी तेलंगाना आंदोलनकारियों की पहचान करेंगे और उन्हें उचित प्राथमिकता देंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि नौकरियां और नामांकित पदों में आरक्षण उन लोगों को भी प्रदान किया जाना चाहिए उनके लिए योग्य है। इसी कार्यक्रम में ओयू आंदोलन के नेता शंकरेश्वर लाल और अन्य ने भाग लिया। वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्यु जैन ने कहा, कांग्रेस सरकार के 10 दिन बाद भी बीआरएस नेताओं को नींद नहीं आ रही है। बीआरएस नेता इस बात से नाराज है कि वे हार को पचा नहीं पा रहे हैं और पागलपन वाली भरी बातें कर रहे हैं। चुनाव में वोट के लिए हम बहुत सारी गारंटी देते हैं, कई वादे करते हैं, तो क्या हमें इतना कुछ मुफ्त में दे देना चाहिए? हम तो देना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का विधानसभा में ये सारी बातें बोलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस पे बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री केटीआर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस वीडियो को दोबारा पोस्ट करते हुए कांग्रेस की आलोचना की। सिद्धरामैया का कहना है कि चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। इस पे केटीआर ने उनसे पूछा कि क्या आप ऐसे वादे करने से पहले नहीं सोचते? क्या तेलंगाना का भविष्य भी ऐसा होगा? इस बीच कर्नाटक के सीएम ने सोशल मीडिया पे अपने खिलाफ चल रहे अभियान की निंदा की है। वहीं भाजपा नेता अश्वंत नारायण और सीटी रवि दुष्प्रचार फैला रहे हैं। वहीं मेरी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और संपादित वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। इस चुनाव में वादों के कार्यान्वयन में अक्षमता की स्वीकार रोकती के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं सिद्धरामैया ने टिप्पणी की है कि बीजेपी 2018 में अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। इटेला राजेंद्र ने कहा कि पूरे तेलंगाना राज्य ने केसीआर के खिलाफ मतदान किया है। वहीं इटेला राजेंद्र ने कमलापुर मंडल केंद्र में बैठक का आयोजन किया।
उन्होंने कहा, लोगों ने इस बार हमें वोट नहीं दिया है क्योंकि हम हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 20 साल से सत्ता में हैं। सत्ता स्थायी नहीं है और ये जनता की इच्छा है कि इसलिए हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। पहले की तरह हम आपको हर तरह से समर्थन देने का वादा करते हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए सभी वादों को लागू करने को कहा। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है, राज्यभर के ऑटो चालकों की चिंता हमारे संज्ञान में आई है। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस परिवहन की व्यवस्थाओं से हमें काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रजा भवन में प्रजावाणी कार्यक्रम के बाद आयोजित बैठक में मंत्री पूनम प्रभाकर ने हिस्सा लिया। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि प्रजावाणी को सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। वहीं प्रजावाणी में 5126 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से कई लोग के पास अपना घर नहीं था और उनके पास नौकरी नहीं थी। वहीं मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हमारे संज्ञान में आया है। वहीं बसों में मुफ्त यात्रा से ऑटो चालकों को परेशानी हो रही है और ऑटो बंधुओं के साथ आवश्यक न्याय करेंगे। वहीं ऑटो को लेकर के सरकार नीतिगत फैसला लेगी। वहीं पूनम प्रभाकर ने तब तक थोड़ा धैर्य रखने को कहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बूढ़ा नरसैया गौड़ ने कहा, तेलंगाना के लोगों को JN1 कोविड वेरिएंट को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया है। वहीं खांसी जुकाम और बुखार वाले लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। वहीं बूढ़ा नरसैया गौड़ ने कहा कि नए वेरिएंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को समूह में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। संसद में कलर स्प्रे की घटना के पीछे एक साजिश है। कुछ लोग मोदी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सच सामने न आने के डर से संसद में अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया है। जल्द ही आरोपियों और साजिशकर्ताओं का पता चल जाएगा। वहीं विपक्षी दलों के लिए संसद में चिंता उठाना सही नहीं है। वहीं डॉक्टर बूढ़ा नरसैया गौड़ ने कहा है, तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कालेश्वरम परियोजना में मेडीगड्डा बैराज के सबसे महत्वपूर्ण काम घटिया तरीके से किया गया है। उन्होंने बैराज बनाने वाली कंपनी L&T ग्रुप के निदेशक SV देसाई और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने गुस्सा जताते हुए साफ तौर पर कहा है कि वे बिना गुणवत्ता के काम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे पत्र में ये लिख करके देने से बच नहीं सकते हैं कि मरम्मत से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि बैराज की मरम्मत की जिम्मेदारी निर्माण कंपनी की ही है। अधिकारियों को बैराज की स्थिति का पूरा अध्ययन करने और एक व्यापक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद बैराज का पूर्ण पैमाने पे जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी L&T कंपनी की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर गलत काम करने वाले बचना चाहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को अन्नाराम और सुंदेला बैराज बनने वाली कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई पे विधानसभा में प्रेजेंटेशन देने के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बीजेपी के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक रघुनंदन राव ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार कालेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं रिपीट एंकरटेन। बीजेपी के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक रघुनंदन राव ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार कालेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की व्यापक जांच कराए। याद दिलाया गया, अतीत में कांग्रेस ने कालेश्वरम के खिलाफ कई आरोप और आलोचनाएं की थी और CBI से व्यापक जांच की मांग की थी। अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो उन्होंने मांग की है कि कालेश्वरम परियोजनाओं में अनियमितताओं की तुरंत हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश और CBI अधिकारियों से व्यापक जाँच कराई जाए। आरोप है कि मामले को मेडीगड्डा तक सीमित करने की साजिश है। उन्होंने सवाल किया, CM रेवंत रेड्डी जांच के लिए केंद्र को पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। PCC उपाध्यक्ष निरंजन ने केंद्र सरकार की जम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास में ये पहली बार है एक ही दिन में 78 सांसदों को निलंबित किया गया है और यह संसदीय प्रणाली पे एक अपूरणीय दोष है। उन्होंने पूछा, लोकसभा में 2 घुसपैठियों के घुसने से अफरा तफरी मच गई है, अगर और खतरा होता है तो क्या स्थिति होती है। उन्होंने कहा कि वे संसद की सुरक्षा पर चर्चा करने से क्यों डरते हैं। वहीं गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और क्या विकासशील भारत का यही मतलब है। वहीं बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। निरंजन ने टिप्पणियां की है कि ये घटना बंदूकधारियों द्वारा संसद में हमले के दिन हुई थी। ये सुरक्षा विफलता है और संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सभी लोगों को पता होना चाहिए।
आंदोलन पूर्व विधायक क्रांति किरण ने कहा है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। वह दलित बंधु घटना की जांच के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने उन्हें चुनौती दी है कि क्या वह ऐसे करने के लिए तैयार हैं। वहीं क्रांति किरण ने साफ कर दिया है कि अगर वह गलत साबित हुए तो वह किसी भी सजा के लिए तैयार है। मुफ्त बस यात्रा से प्रदेश में यातायात बढ़ा है। इससे ऑटो चालकों को लगता है कि डिमांड नहीं है। वहीं छात्र समय पे नहीं पहुंच पाने से परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें तुरंत उपयुक्त बसें आवंटित की जाए। एक छात्रा चकतियाल से पेगडापल्ली जाने वाली बस में नहीं चढ़ सका, चूंकि ये उनके गांव जाने के लिए आखिरी बस सेवा थी, इसलिए वो चिंतित थी। घर कैसे जाएं? कुछ छात्रों को बस के पीछे की सीढ़ी पे चढ़ के खतरनाक परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी है। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि अधिकारी मुफ्त यात्रा के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करे। जिनकी कमाई उनका है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि पे वे कुछ धर्मार्थ संगठनों और वृद्धाश्रमों और अनाथालय को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है, वहीं सामाजिक प्राणी के रूप में ये एक जिम्मेदारी भी है। उसी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। वहीं दान और अनाथालय को दान देना, सबसे पहले ये बात जानना बेहद जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मानववैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है, तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंत आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक
क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत अयोग्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिति द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने ये स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एक तंत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पर सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वही स्थानीय स्तर पे
बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है। हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। OU आर्ट्स कॉलेज में AISF के तत्वाधान में हस्ताक्षर संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें OU और KU के प्रोफेसर के पौनित में हुई अनियमितता की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज या वरिष्ठ IAS अधिकारी से करने की मांग की गई है। इसी कार्यक्रम में AISF OU के अध्यक्ष और सचिव लेलिन और नेली सत्या ने भाग लिया। नेली सत्या ने कहा, उस्मानिया विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ प्रोफेसरों को अब तक 3 बार पदोन्नत किया गया है। वहीं UGC के नियमों के अनुसार एक प्रोफेसर को वरिष्ठ प्रोफेसर बनने के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में 10 लेख प्रकाशित होना चाहिए। केवल वही वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में योग्य होंगे जिन्हें 2 PhD उपाधि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन उस्मानिया विश्वविद्यालय और काकतीय विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर पे उन लेखकों को विश्वविद्यालय में जमा करने का आरोप लगाया गया है जो उन्होंने नहीं लिखे थे, जैसे कि उन्होंने उन्हें लिखा था और वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में योग्य थे। एक व्यापक जांच की गई है और ये सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाए गए हैं वहीं योग्य प्रोफेसर को न्याय मिले। जुबली हिल्स पुलिस ने बिग बॉस 7 फैंस विरागम मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पल्लवी प्रशांत को दूसरी बार रैली के रूप में अन्नपूर्णा स्टूडियो लाने वाले 2 कार चालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों में साई किरण और राजुलू भी शामिल थे। पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए प्रशांत ने पुलिस के आदेश पे सड़क पे कारों को रोक दिया है और इस तरह उन्हें भी मामले में आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। पुलिस ने कहा कि वे बाबरता के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए वीडियो की जांच कर रहे हैं। वहीं बिग बॉस सीजन 7 के विजेता की घोषणा के बाद अन्नपूर्ण स्टूडियो में पल्लवी प्रशांत और उपविजेता और अमरदीप के प्रशासकों के बीच लड़ाई हो गई है और दोनों गुटों ने गुस्से में आकर 6 सिटी बसों पे हमला कर दिया और उनकी खिड़कियों को तोड़ दी। वहीं बटालियन बस की खिड़कियों के साथ साथ सुरक्षा के लिए आई पंजागुट्टा पुलिस की गाड़ी भी नष्ट हो गई है। जुबली हिल्स चेक पोस्ट पे हंगामा मच गया और दोनों गुटों के पत्थरबाजी से कई कारों के शीशे टूट गए। वहीं कुछ लोगों ने उपविजेता रहे अमरदीप की कार पे भी हमला किया है। कई पत्रकार घायल हो गए हैं और बिग बॉस सीजन 7 के विजेता पल्लवी प्रशांत के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। ABVP ने मांग की है कि प्रोफेसर के प्रमोशन में हुई अनियमितता पे यूनिवर्सिटी के चांसलर तुरंत जवाब दे और सिटिंग जज से जांच कराए। इस मौके पे ABVP ने OU आर्ट्स कॉलेज में राज्यपाल के नाम खुला पत्र जारी किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की पदोन्नति में अनियमितताओं पे पिछली BRS सरकार द्वारा समितियों का गठन किया गया था। हालांकि ABVP छात्रों की मांग है कि पिछली सरकारों द्वारा गठित कमेटी को खत्म किया जाए और वरिष्ठ प्रोफेसरों की पदोन्नति में हुई अनियमितताएं की जांच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए और जिम्मेदार और योग्य प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। हैदराबाद शहर में नए साल में जश्न पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। 31 दिसंबर को पुलिस ने रात 1 बजे तक नए साल के जश्न की इजाजत दी है। पुलिस ने कार्यक्रम आयोजकों को सलाह दी है कि वे क्षमता से अधिक पास जारी न करें। हैदराबाद के CP कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि नए साल के मौके पे कार्यक्रम आयोजकों को 10 दिनों के भीतर पुलिस से अनुमति
लेनी होगी। वहीं सीपी ने कहा है, नए साल के मौके पे जश्न रात 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। हर आयोजन में सीसी कैमरा अनिवार्य होना चाहिए। वहीं सीपी ने साफ कर दिया है कि पार्टियों में अश्लील डांस की इजाजत नहीं है। साथ ही नए साल के जश्न के दौरान पार्टियों में 45 डेसिबल से ज्यादा शोर न होने की चेतावनी दी गई है। वहीं आयोजनों में क्षमता से अधिक पास न दिए जाए। जो आम नागरिक पार्किंग की परेशानी के बिना सुविधाओं का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके लिए यातायात कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं शराब से संबंधित कार्यक्रमों में नाबालिगों को अनुमति नहीं है। वहीं नए साल के जश्न में नशीली दवाओं का उपयोग किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।